क्या आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर करोड़ों छोटे छोटी जीवित इकाइयों से बना है? इन्हें कोशिका कहते हैं। हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपका एडू विथ प्रिंस में स्वागत करता हूँ। अगले पाठ में आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की निर्माण इकाई पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज इसका दूसरा वीडियो है, कोशिका जीवन की निर्माण इकाई दूसरा वीडियो है। तो हम जान चुके हैं कि कोशिका कहाँ से आती है। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि कोशिका जो है रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। कोशिका जो है नग्न आँखों से हमें नहीं दिखती है। हाँ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ये सब हम पिछले वीडियो में जाना था। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कोशिकाओं का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बताया गया था कि 200 से 300 गुना आवर्धक क्षमता वाले कोशिका का अवलोकन किया रॉबर्ट हुक साहब ने, तब कोशिका का खोज हुआ। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली सर्वात्रिक विशेषता। कोशिका झिल्ली सर्वात्रिक विशेषता। कोशिका झिल्ली एक पतला आवरण होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है एक पतला आवरण होता है, जो कोशिका के प्रत्येक ओर से घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली जो है एक पतला आवरण होता है, जो कोशिका के घेर कर रखती है। यह कोशिका की विशेषता को निर्धारित करती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक रूप से परागम्य होती है, अर्थात यह कुछ पदार्थ को अपने से होकर पार जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थ को रोक लेती है। आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की कुप्पियों की कोशिकाओं झिल्ली से किस प्रकार पार हो जाती है। तो कुप्पियों कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की संरचना उसके पार होकर जाने वाली पदार्थ की गति को किस प्रकार नियंत्रित करती है। बताया कि कोशिकाओं का सर्वात्रिक विशेषता जो है, कोशिका झिल्ली एक पतला आवरण होता है, जो कोशिकाओं को प्रत्येक ओर से घेरे हुए रहता है। कोशिका झिल्ली जो है आवरण होता है, जो कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का पारगम होता है, अर्थात यह जो है कुछ पदार्थों को अपने से होकर गुजरने देती है, अपने से होकर हुए जाने देती है, कुछ पदार्थ को रोक लेती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा की कुप्पियों को कोशिका झिल्ली से प्रकार हो जाती है। कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की संरचना उसके पार होकर जाने वाले पदार्थ की गति को किस प्रकार नियंत्रित करता है। आइए प्रयोग करते हैं। चाकू की सहायता से एक आलू को सर्वाधिक पूर्ण लगभग समान आकार से 2 टुकड़ों में काटते हैं। एक आलू है, उसको हम 2 टुकड़ों में काटते हैं। एक आलू लेते हैं, उसको 2 टुकड़े में काट देते हैं। ठीक है, आपने चित्र 2.2 में देखिए, ये आलू है। आलू को 2 टुकड़ों में काट के बीकर 1 और बीकर 2 में रखा गया है। आलू के 2 टुकड़ों को काट के बीकर 1 और बीकर 2 में रखा गया है। तुलना का प्रयोग करके दोनों टुकड़ों को प्रारंभिक भार मापिए और
अभिलेख कीजिए। बीकर क में साधारण जल लीजिए और उसमें आलू का एक टुकड़ा रखिए। बीकर ख में 20% नमक अथवा चीनी के घोल में आलू का टुकड़ा रखिए। बताया गया कि बीकर 1 इस बीकर में बताया गया कि इस बीकर में जो है पानी को मिक्स कीजिए और इस बीकर में चीनी और नमक को घोल कर डालिए। बीकर ख में चीनी और नमक का घोल। और आगे है इन्हें लगभग 1 घंटे के लिए अथवा टुकड़ों के आकार में दृश्यमान परिवर्तित होने तक बिना हिलाए एक ही स्थान पर रखिए। बताया गया कि 2 बीकर लीजिए, बीकर 1 और बीकर 2। एक बीकर में एक आलू को काटिए, 2 आधा आलू को कीजिए। उसके बाद एक बीकर में आलू को रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। दूसरा बीकर में जो है चीनी और नमक का घोल डाल दीजिए और उसको 1 घंटा तक रहने दीजिए बिना हिलाए हुए। प्रत्येक टुकड़े का अंतिम भार मापिए और अभिलेखित कीजिए। अब बताया गया कि प्रत्येक टुकड़े का भार मापने बोल रहा है। ये टुकड़ा हो गया, निकालिए उसका भार मापने के लिए बोल रहा है। दोनों टुकड़ा है, बीकर 1 में, बीकर 2 में। बीकर 1 का टुकड़ा, बीकर 2 का टुकड़ा। इसको भार मापने के लिए बता रहा है। इसके प्रारंभिक और अंतिम भार के बीच अंतर परिकलन कीजिए और इसके प्रारंभिक पहले क्या इसका वजन था और अब कितना वजन है उसका अंतर मापने कर रहा था। पहला वजन और बराबर अभी का वजन, पहला वजन बराबर अभी का वजन मापने के लिए अंतर बताने के लिए बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ गए होंगे। क्या होगा यदि मूंग के बीज को घंटों तक 12 घंटों तक जल में भिगोने के पश्चात एक सांद्र विलयन में रखा जाए? बताइए इनमें क्या परिवर्तन होगा। आगे उसमें क्या था, आगे है कि आपने क्या अवलोकन किया। आप देख सकते हैं बीकर क आलू के टुकड़े के आमाप में वृद्धि हो जाती है। बीकर क के जो है आलू के टुकड़े में वृद्धि हो जाती है। बीकर 1 के आलू में जो है वृद्धि, बीकर 1 के आलू में वृद्धि हो जाती है और बीकर ख आलू के टुकड़े संकुचित हो जाते हैं। बीकर 2 आलू के टुकड़े जो है आलू के टुकड़े संकुचित हो जाते हैं। बीकर 2 के आलू के टुकड़े जो है संकुचित हो जाते हैं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उनके भार में परिवर्तन के संदर्भ में आप क्या अनुमान लगाते हैं? बीकर क में आलू के टुकड़े के भार में वृद्धि हो जाती है जबकि बीकर ख में आलू के टुकड़े के भार कम हो जाते हैं। तो इससे जो है आप क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं? आपसे पूछा गया है कि इसमें आप क्या निष्कर्ष राय विचार दे सकते हैं कि बीकर 1 में जो है जिसमें पानी का सिर्फ पानी था, जिस आलू में सिर्फ जो आलू का टुकड़ा सिर्फ सादा पानी में दिया गया था, सादा पानी में दिया गया था, जो आलू का टुकड़ा सिर्फ सादा पानी में दिया गया था उसका भार जो है बढ़ जाता है। और जो आलू का टुकड़ा जो है नमक और चीनी, जो आलू का टुकड़ा नमक और चीनी का घोल में दिया गया था, वह आलू का टुकड़ा जो है संकुचित हो जाता है, यानी कि आलू का भार जो है कम जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए होता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने देती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कोशिका झिल्ली जो है जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने देता है। सेल मेम्ब्रेन्स जो है, सेल मेम्ब्रेन्स जो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स कोशिका झिल्ली जो है जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने देती है, किंतु चीनी या नमक के अणु को रोक देती है। सेल मेम्ब्रेन्स जो है, अभी आप कुछ देर पहले हम बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन्स का काम क्या है। सेल मेम्ब्रेन्स का काम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक रूप से पारगम्य होती है, अर्थात या कुछ पदार्थ को अपने से होकर जाने देती है जबकि कुछ पदार्थ को रोक देती है। तो उसी प्रकार जो है पानी को अपने अंदर जाने दिया और नमक और चीनी का घोल को अपने अंदर समाहित नहीं किया, तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है उसे रोक दिया। तो आलू के ऊपर जो आवरण बना था, आलू के ऊपर जो आवरण बना था किसका? सेल मेम्ब्रेन्स का। सेल मेम्ब्रेन्स का जो है आवरण बना था वो जो है नमक और चीनी को रोक देता है अंदर जाने से, चीनी को रोक देता है, उसको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने से देती है, किंतु चीनी या नमक के अणुओं को रोक देती है, चीनी और नमक के अणुओं को रोक देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल तनु विलयन क्षेत्र, जहाँ जल के अणुओं की सांद्रता अधिक और विलय के अणुओं की सांद्रता कम होती है। शांत विलयन क्षेत्र, जहाँ तनु के विलय के क्षेत्र का सांद्रता अधिक और विलय के अणुओं की सांद्रता कम होती है। जल के अणुओं की सांद्रता कम और विलय के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है की ओर गति करता है जब तक दोनों क्षेत्र सांद्रता एक समान नहीं हो जाती। एक वातावरण पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की गति को प्रासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। आपने कक्षा 8 के अध्याय 7 में क्रियाकलाप 7.8 में जल में रंजक का फैलना और 7.9 में वायु में सुगंध फैलना में पढ़ा है कि पदार्थ के कण सांद्रता में अंतर कारण परस्पर मिश्रित होते हैं, जिसे सांद्रता का प्रवणता भी कहते हैं। प्रवणता विचरण, डिफ्यूजन, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर कणों की शुद्ध गति, जो झिल्ली को बिना भी होती है, जो झिल्ली के बिना भी होती है। विचरण जो है उच्च सांद्रता की ओर कणों की शुद्धि जो है झिल्ली के बिना भी होती है। प्रासरण एक वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के पार जल का विचरण है। जल इसी पारगम्य झिल्ली की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। बताया गया एक कोशिका को अलग अलग सांद्रताओं के नमक या चीनी के विलय में रखा जाए। एक कोशिका को जो है अलग अलग सांद्रता नमक या चीनी के विलय में रखा जाए। कोशिका वाहम माध्यम विलय सांद्रता बराबर अंतःकोशिकीय माध्यम की विलय सांद्रता संपराश्री विलय व विलयन। कोशिका वाहम माध्यम में
विलय सांद्रता, अंतःकोशिका माध्यम की विलय सांद्रता, अल्प परासारी विलय, अल्प परासारी विलय कोशिका बाह्य माध्यम में विलय सांद्रता, अंतःकोशिका माध्यम की विलय सांद्रता, अति परासारीय विलय, अति परासारीय विलय और विलय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन। कोशिका झिल्ली की संरचना देखिए, कोशिका झिल्ली की संरचना ये है। तो पहले हम बढ़ते हैं। संरचनात्मक रूप से कोशिका झिल्ली अत्यंत पतली होती है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर। कोशिका झिल्ली जो है अत्यंत पतली होती है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर, 7 से 10 नैनोमीटर वसा और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है वसा और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड वसा और प्रोटीन से बनी होती है। तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसकी संरचना को स्पष्ट करता है। झिल्ली में लिपिड एक द्विपरत होता है, विशेष वसा अणुओं की 2 परतें, जिनमें जल आकर्षी झिल्ली बाहर की ओर तथा जल प्रतिकर्षी पूछे भीतर की ओर होती है, जिन्हें प्रोटीन की स्थापित होता है। आगे बढ़ते हैं। उतना तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि आगे है, चूंकि झिल्ली के अंदर अणु प्रसव गति कर सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम सकते हैं, इसलिए यह तरल फ्लूइड है। झिल्ली के अंदर जो है प्रसव गति कर सकती है, झिल्ली के अंदर प्रसव गति कर सकती है, इसलिए जो है यह पलट सकती है, घूम भी सकती है। ठीक, झिल्ली में प्रोटीन गेटकीपर की भांति कार्य करता है। झिल्ली में जो है प्रोटीन गेटकीपर की भांति कार्य करता है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पर एक स्टाफ रहता है, गेटकीपर रहता है दरवाज़ा खोलने के लिए। उसी प्रकार जो है झिल्ली में प्रोटीन गेटकीपर की भांति कार्य करता है और पदार्थ को भीतर आने और बाहर जाने में सहायता करता है। तो जिस प्रकार जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे गेटकीपर एक खड़ा रहता है, एक आदमी रहता है वहाँ पे, गेट खोलता है, लगाता है, अंदर और बाहर आने का जो है रास्ता देता है और इजाज़त देता है। तो इसी प्रकार जो है झिल्ली में प्रोटीन गेटकीपर की भांति कार्य करता है और पदार्थ को भीतर आने और बाहर जाने में सहायता करता है। चूंकि अणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं, चूंकि अणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं जैसे मोज़ेक में टाइल, इसलिए इसे मोज़ेक या मोज़ेक मॉडल कहते हैं, मोज़ेक मॉडल। सभी जीवित कोशिकाओं अपने परिवेश और अपने आसपास की कोशिकाओं के साथ कोशिका झिल्ली के माध्यम से संप्रेषण करती है। यद्यपि पादपों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। आपके विचार से इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। तो एक जांच है, आइए जांच करें। तो यह जांच हम अगला वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने आज जाना सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है। कोशिका झिल्ली जो है अत्यंत पतली होती है, जो कि 7 से 10 नैनोमीटर के बराबर होती है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, हमने जाना। विसरण हमने जाना, प्रासरण हमने जाना, और हमने ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में जाना।
इस वीडियो में हम विशेष करके कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स की जानकारी प्राप्त किए। सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स,